आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे बार मैग्नेट एस एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। तो धारावाही परिनालिका को सोलिनॉइड बोलते हैं इंग्लिश में, और दंड चुंबक या क्षण चुंबक को बार मैग्नेट बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले धारावाही परिनालिका का मतलब समझ लेते हैं। वैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर देखिए, धारावाही परिनालिका का मतलब होता है कि एक इस तरह की नली होती है, इस तरह की ये नली होती है। ये खोखली होती है जैसे बांसुरी। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से तार लपेट देते हैं, इस तरह से तार लपेट देते हैं, इस तरीके से, और इधर से धारा प्रवाहित करते हैं, इधर से निकलती है, या इधर से प्रवाहित करें इधर निकले। तो इस खोखली नली में जब ये इस तरह तार लपेट करके हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, करंट का फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसको हम लोग धारावाही परिनालिका बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने यह समझाया है कि किस प्रकार एक धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। धारा लूप मतलब करंट लूप। तो करंट लूप एक किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, इस बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में समझा। धारा लूप का मतलब होता है कि जैसे इस तरह से कोई, ये हमने इस तरह बना लिया, और यहाँ से करंट ये तार का बनाया छल्ला टाइप, और इधर से करंट डाला इधर से निकली, या इधर से डाला इधर से निकली। तो इसमें यस और एन पोल उत्पन्न हो जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि पीछे जो अध्याय है उसमें दिया नहीं, वो पुरानी एनसीईआरटी में दिया रहता था, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई धारा लूप है इस तरह से, तो इसको हम याद करते थे कि करंट अगर इस तरह से फ्लो होगी और इस तरह से करंट आएगी इस तरह से और इधर निकलेगी, तो इस तरह बनाते थे। तो ये इस तरह तीर लगा दिया, तो ये यस पोल को इंडिकेट करता है। और अगर इस तरह से मान लीजिए बनाया और इसमें करंट का फ्लो इसमें इधर को हो रहा है, इसमें इधर को हो और इधर को निकले, यानी इस तरह से फ्लो हो, इस तरह से हम लोग ऐसे बनाते थे इस तरह। तो ये एन इधर को निकल रहा है, इधर को आ रहा है, ऐसे याद करते थे। पिछली एनसीईआरटी में था, इसमें जहाँ तक नहीं है लिख रहा है पिछले अध्याय में। तो ये एन पोल और यस पोल उत्पन्न हो जाते थे। तो उसी को कह रहा है कि पिछले अध्याय में हमने यह समझाया है कि किस प्रकार एक धारा लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अनुभाग 4.9 देखिए, यानी सेक्शन 4.9 में दिए गए। हमने एम्पियर की इस परिकल्पना का जिक्र भी किया था कि सभी चुंबकीय परिघटनाओं को परिवाही धाराओं के प्रवाह के रूप में समझाया जा सकता है। तो जितनी जो है चुंबकीय घटनाएं होती हैं, तो इन सब घटनाओं को परिवाही धाराओं के प्रभावों के रूप में समझाया जा सकता है। थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। कह रहा है वी मेंशनड एम्पियर्स हाइपोथेसिस, यानी एम्पियर की परिकल्पना को मेंशन करें अगर, तो दैट ऑल मैग्नेटिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। तो सर्कुलेटिंग करंट के आधार पर हम लोग जितनी भी मैग्नेटिक फिनोमिना है या चुंबकीय परिघटनाएं हैं, इनको हम समझा सकते हैं।
कह रहा है एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक धारावाही परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से साम्यता यह समझ सुझाती है कि जैसे परिनालिका बहुत सी परिवाही धाराओं का योग है, वैसे ही क्षण चुंबक भी बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग हो सकता है। तो जैसा हम यहाँ ऊपर हेडिंग में देख रहे हैं कि एक क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका यानी सॉलिनॉइड की तरह व्यवहार, तो वही बात यहाँ पर समझा रहा है कि एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक धारावाही परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से साम्यता यानी सेम उसी तरह की स्थिति यह सुझाती है कि जैसे परिनालिका बहुत सी परिवाही धाराओं का योग है, वैसे ही क्षण चुंबक भी बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग हो सकता है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में ये फिगर बना हुआ है, फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी सॉलिनॉइड है यानी धारावाही परिनालिका है। ये बांसुरी की तरह खोखला है और इसमें बहुत सारे वो लिपटे होंगे तार, तो उनमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। और ये हमारे बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक। तो इनमें और इसमें हमने पिछले जो लेक्चर में अंतर पढ़ा था वो ये अंतर है कि यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड रेखाएं जो है अंदर से होकर गुजर रही हैं, इसमें भी अंदर से होकर के गुजर रही हैं, लेकिन इसमें देखिए अंदर नहीं जा रही हैं, सिर्फ बाहर बाहर। ये इस तरह जो दिखा रहा है इसका मतलब बाहर है सिर्फ, और इधर से फिर इधर को निकल रही है, इधर से फिर इधर को निकल रही है। ये सॉलिनॉइड नहीं, ये वो है, उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल, द्विध्रुव। गलत बता रहे हैं, ये द्विध्रुव है, ये सॉलिनॉइड है, ये वाला, ये बी वाला सॉलिनॉइड है, ये द्विध्रुव है। तो ये सॉलिनॉइड में देखिए और बार मैग्नेट यानी दंड चुंबक में समानता की जो बात कही है उसको हम समझेंगे। ये द्विध्रुव है तो इसमें प्लस पोल है, माइनस पोल है, तो माइनस से चुंबकीय बल रेखाएं आती हुई नजर आ रही हैं, इधर से निकलती हुई। चुंबकीय क्या विद्युत बल रेखाएं कहेंगे, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस से निकलती हुई और माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा हम स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते थे। तो देखिए यहाँ पर ये बार मैग्नेट है और ये सॉलिनॉइड है, इसमें यस पोल और एन पोल है। तो यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यस पोल से जाती हैं, एन पोल की तरफ निकल रही हैं, और बाहर एन से निकल रही हैं और यस की तरफ आ रही हैं। उसी तरह इसमें भी देखिए, इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही हैं और इधर निकल रही हैं, जबकि बाहर जो है एन की तरफ से आ रही निकल रही हैं, एस की तरफ जा रही है। तो दोनों में समानता है, बार मैग्नेट और सॉलिनॉइड यानी दंड चुंबक और हमारी धारावाही परिनालिका। अब देखिए आगे कह रहा है कि एक क्षण चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसे ही है जैसे एक परिनालिका को काटना। तो ध्यान दीजिए, जैसे दंड चुंबक को यानी बार मैग्नेट को दो टुकड़े में काटते थे तो दोनों टुकड़ों में नॉर्थ साउथ पोल उत्पन्न हो जाता था, सेम उसी प्रकार से परिनालिका में भी ऐसा होता है, जिसमें हमें दो छोटी परिनालिकाएं मिल जाती हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होते हैं। तो दो भाग में अगर हम धारावाही परिनालिका को भी काट दें तो दो पोल एन और एस उत्पन्न होंगे, लेकिन बस इतना फर्क पड़ेगा कि पहले जो चुंबकत्व था उससे कम चुंबकत्व रह जाएगा, मतलब चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र क्षीण हो जाते हैं। क्षेत्र रेखाएं सतत बनी रहती हैं, एक सिरे से बाहर निकलती हैं और दूसरे सिरे से अंदर प्रवेश करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे ही कंटिन्यूअस बनी रहती हैं, एक सिरे से बाहर निकलती हैं और दूसरे सिरे में प्रवेश करती हैं, जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एक छोटी चुंबकीय कंपास सुई को
एक क्षण चुंबक एवं एक धारावाही सीमित परिनालिका के पास एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर यह देखा जा सकता है कि दोनों के लिए चुंबकीय सुई में विक्षेपण एक जैसा है और इस तरह इस साम्यता का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सीमित परिनालिका लिखा है, ऐसा नहीं कि अनंत लंबाई का हम बांसुरी ले लें और उसमें तार लपेट लें। सीमित परिनालिका, ताकि हम गणना कर सकें, हमें गणना भी करना है। तो कह रहा है कि अगर हमें परीक्षण करना है दोनों के चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका, तो चुंबकीय सुई ला के रखते हैं, कंपास निडल जिसको बोलते हैं, चुंबकीय सुई। तो ये क्या करती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताती है। तो जैसे विक्षेपण हमारा दंड चुंबक में होता है वैसा ही हमारा विक्षेपण चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही सीमित परिनालिका में होता है। इससे पता चल रहा है कि दंड चुंबक और धारावाही सीमित परिनालिका में एक ही प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब आगे कह रहा है कि इस साम्यता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम चित्र 5.3 में दर्शाई गई सीमित परिनालिका के अक्षीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो इस साम्यता को यानी इक्विवेलेंसी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम चित्र 5.3 में दर्शाई गई सीमित परिनालिका के अक्षीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, यानी एक्सिस की गणना कर सकते हैं। हम यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि बहुत अधिक दूरी पर यह अक्षीय क्षेत्र क्षण चुंबक के अक्षीय क्षेत्र जैसा ही है। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, वही जैसे बांसुरी को काट करके उसके ऊपर तार लपेट दिया जाए, तो ये वही हमारी धारावाही परिनालिका है। इसका ये अक्ष है यहाँ पर, मतलब ये बीच से वो किया गया है और एक्सिस ये है, ये एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है, यहाँ पर क्रॉस बनाया गया है और पी पॉइंट बनाया गया है। क्रॉस का मतलब है कि जैसे हम किसी बोल्ट को कसते हैं तो नुकीला वाला पॉइंट अंदर रहता है और ये इस तरह बना हुआ बाहर रहता है। तो इसका मतलब है कि इसको कसा जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अगर ये डॉट पॉइंट बना दे इस तरह से, ऐसे कर दे, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है। तो इन बातों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस है, एक्सिस से पी पॉइंट लिया गया है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जा रही है। तो इसके परिनालिका के मध्य बिंदु को ओ मान लिया गया है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदु की दूरी r है और धारावाही परिनालिका की त्रिज्या a है और ये छोटा सा पार्ट लिया गया है जो dx है। अगर ये पूरी दूरी x है जहाँ पर लिया गया, तो छोटा सा एक पार्ट हमने पतली चकती टाइप डिस्क टाइप लिया है, जिसकी कि मतलब चौड़ाई कह सकते हैं dx है या मोटाई कह सकते हैं dx है। ये पूरी हमारी सॉलिनॉइड की लंबाई 2l है, तो ये आधी लंबाई हमारी l हो जाएगी। कह रहा परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिया है B = μ04 पाई 2m/r³। तो यहाँ पर देखिए इसको डिराइव नहीं किया है, सीधा सीधा फार्मूला लिख दिया गया है। तो डिराइव हमको भी नहीं करना है, सीधा सीधा फार्मूले की बात करना है। कह रहा है यही समीकरण क्षण चुंबक की अक्ष पर दूर स्थित बिंदु के लिए भी है, जिसे कोई भी प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त कर सकता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यही फार्मूला हम लोग किसी क्षण चुंबक की अक्ष पर दूर स्थित बिंदु के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। एक्सिस लेंगे, उसी एक्सिस के दूर बिंदु, जैसे ये सॉलिनॉइड की हमने एक्सिस लिया। इस प्रकार क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इससे ये पता चला कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका
एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः एक क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली समतुल्य धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट का है, उसी के समतुल्य हमारा मैग्नेटिक मोमेंट सीमित धारावाही प्रणालिका का भी होगा। ये चीज़ निकल के आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये जो कंपास निडल है, चुंबकीय सुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड से अपना रिफ्लेक्शन दिखा रही है, प्रक्षेपण या विक्षेपण दिखा रही है। ये यस पोल है, ये एन पोल है और ये इतने एंगल पर विक्षेपण है। ये दिखाया जा रहा है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर की ओर सुई घूम गई है। अब थोड़ा सा हम लोग ये फिगर देख लेते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि एक सीमित प्रणालिका के अक्षीय क्षेत्र का परिकलन, तो एक्सियल जो एरिया है इसका सीमित प्रणालिका है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान देना है कि एक सीमित प्रणालिका है। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सियल फील्ड ऑफ ए फाइनाइट सोलिनॉइड, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो एक सीमित प्रणालिका के अक्षीय क्षेत्र का परिकलन ताकि इसकी क्षण चुंबक से साम्यता प्रदर्शित की जा सके, यानी जो दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है, उससे कैसे इसमें साम्यता है, इक्विवेलेंसी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी हुई चुंबकीय सुई, ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए बी लिखा है और इस दिशा में है, इसमें चुंबकीय सुई रखी गई है। यह प्रबंध चुंबकीय क्षेत्र बी अथवा चुंबकीय आघूर्ण एम का आकलन करने में सहायक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, ये सुई के घूमने के हिसाब से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट की भी गणना कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एम ऑफ द नीडल। अब देखिए, ये अगला जो है हमारा हेडिंग आ जाती है। कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, यानी बार मैग्नेट ऐसा है, ये तो वो हो गया। द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग अगर द्विध्रुव को रख दें तब क्या स्थिति बनेगी, तो इस पर हमें चर्चा करना। तो हम एक पतली चुंबकीय सुई का जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम हो ज्ञात हो, ध्यान दीजिए पतली चुंबकीय सुई है, हम एक पतली चुंबकीय सुई का जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम ज्ञात होना चाहिए एम, तभी हम दूसरे से तुलना कर सकते हैं। जैसे 1 किलो के बाट का वजन हमें पता है कि 1 किलो है, तब 10 किलो सब्जी लेना है तो 10 बार उसको तौलते हैं। तो इसी प्रकार से जब ज्ञात होगा तो हम उसका दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से तुलना कर पाएंगे। तो वही कह रहा है कि हम एक पतली चुंबकीय सुई का जिसका चुंबकीय आघूर्ण एम ज्ञात हो, इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं, यानी वो दोलन करता है। जैसे एक पेंडुलम को किसी खूंटी से टांग दें और उसको एक तरफ खींच के छोड़ दें तो ऐसे ऐसे दोलन करता है। या सुई में आपने देखा होगा घड़ी में, वो बड़ी वाली घड़ी, उसमें ऐसे ऐसे पेंडुलम मूव करता है। तो यह व्यवस्था चित्र 5.3b में दर्शाई गई है। तो 5.3b देख लेते हैं, उसमें यह व्यवस्था दिखाई गई है। तो ये फिगर देखिए 5.3b है, ये वाला, ये ए है, ये बी है। तो ऐसे ही हमको समझना है। अब देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण समीकरण 4.23 देखिए, टाउ बराबर m क्रॉस बी, टाउ बराबर m क्रॉस बी, ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला है। इसी से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर चुंबकीय बल आघूर्ण,
तो बल आघूर्ण टाउ है, यम हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सुई का एंगल है ये थीटा है। अगर एंगल आ जाएगा तो इसी फार्मूले में टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होगा। वैसे ही यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। दो प्रकार के प्रोडक्ट हमने पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसमें कॉस थीटा आता था, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें साइन थीटा आता था। तो इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर फार्मूले को लिखेंगे। यहाँ पर टाउ प्रत्यानयन आघूर्ण है तथा कोण थीटा एम और बी के बीच का कोण है। तो ध्यान दीजिए एम और बी के बीच का कोण जो यहाँ पर लिखा गया है उन्हीं के बीच का एक कोण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम उसी विधि का अनुसरण करते हैं जो हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए अपनाई थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने स्टैटिक एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला अपनाया था, जो विधि अपनाई थी, वही यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यूएम इस प्रकार है, यूएम इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन टाउ थीटा ब्रैकेट में डी थीटा। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, अभी हमने निकाला, तो एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा एम बी कास थीटा। अगर हम कास थीटा को हटाते हैं तो माइनस एम बी आ जाएगा, यानी ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है। तो इस प्रकार से एक फार्मूला हमारा ये प्राप्त हो गया, यू एम इक्वल टू माइनस एम बी या माइनस एम बी कास थीटा। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि कास थीटा है, और जो हमारा ये बल आघूर्ण है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि साइन थीटा है। तो इन बातों से ये चीज़ हमको समझ लेना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि इस बात को हमने पहले भी काफ़ी जोर देकर कहा था कि स्थितिज ऊर्जा का शून्य हम अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो शून्य है उसको हम अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। समाकलन नियतांक को शून्य लेने का अर्थ है कि हमने स्थितिज ऊर्जा का शून्य थीटा बराबर 90 पर अर्थात उस स्थिति को ले लिया है जिस पर सुई क्षेत्र के लंबवत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समाकलन नियतांक का जो शून्य है वो हमने कहाँ पे लिया है, जहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का शून्य थीटा बराबर 90 पर है अर्थात उस स्थिति को लिया है जिस पर सुई क्षेत्र के लंबवत है। तो जब सुई क्षेत्र के लंबवत है तो उस स्थिति को हमने मान लिया है कि स्थितिज ऊर्जा उस समय शून्य है। समीकरण 5.3 यह दर्शाती है कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी अर्थात सर्वाधिक स्थायी अवस्था थीटा बराबर 0 पर होती है। तो ये ध्यान देना है कि माइनस एम बी यानी ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मतलब किसी चीज़ में ऊर्जा जितनी कम होगी वो सर्वाधिक स्थायी अवस्था होगी और वो एंगल थीटा बराबर 0 पर होती है। एवं अधिकतम स्थितिज ऊर्जा प्लस एम बी अर्थात अधिकतम अस्थायी अवस्था थीटा बराबर 180 डिग्री पर होती है। तो ध्यान दीजिए कि स्थायी अवस्था थीटा बराबर 0 पर होगी और सबसे अस्थायी अवस्था थीटा बराबर 180 पर होगी, और सबसे स्थायी अवस्था जब थीटा बराबर 0 पर होगी तो उस समय स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। आपको जितनी ऊर्जा दी जाए उतना उछल कूद मचाएंगे तो अस्थायी रहेंगे,
तो जाहिर सी बात है कि जितनी अधिकतम ऊर्जा होगी उतने अस्थायित्व रहेगा। तो अस्थायित्व 180 डिग्री पर है क्योंकि अधिकतम ऊर्जा है, और स्थायित्व 0 डिग्री पर है क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा है। तो इन बातों को ध्यान देना। अब देखिए उदाहरण हमको दे रहा है, कह रहा है क्या होता है जबकि एक चुंबक को 2 खंडों में विभाजित करते हैं, इसकी लंबाई के लंबवत एवं लंबाई के अनुदेश। तो ध्यान दीजिए, इस एक एक चीज का हम लोग आंसर पढ़ते चलेंगे। तो बात ये कह रहा है कि मान लीजिए एक दंड चुंबक है इस तरह से, ये कोई दंड चुंबक है, तो एक बार इसको ऐसे काटा जाता है इसकी चौड़ाई के अनुदिश, और एक बार ऐसे काट दिया जाता है इसके लंबाई के अनुदिश। तो इस तरह करेंगे तब भी ये 2 भाग बन जाएंगे, इस तरह करेंगे तो भी 2 भाग बन जाएंगे। तो कह रहा है कि दोनों ही प्रकरणों में आपको 2 चुंबक प्राप्त होते हैं जिनमें से प्रत्येक में एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि चुंबक को हम 2 भागों में काटेंगे तो उसका चुंबकीय प्रभाव क्षीण होता है, कमजोर होगा, लेकिन उत्तर दक्षिण ध्रुव वैसे ही बनेंगे जैसे पहले थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है, पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है, क्यों? तो ध्यान देना है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सुई है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। बल आघूर्ण मतलब टार्क, तो टार्क लगने का मतलब वो घूम तो सकती है। बल आघूर्ण मतलब जो घुमाने के लिए बल लगता है, जैसे पहिया साइकिल का उसको घुमा दें तो अपनी जगह पर घूमता है, लेकिन अगर खींचे तो साइकिल आगे बढ़ती है, ताकत लगाते हैं। तो सिर्फ पहिया घूमे साइकिल आगे न बढ़े, ये बलाघूर्ण की क्रिया है। तो वही कह रहा है कि जब हम किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है लेकिन जब हम एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है, क्यों? तो अगर चुंबकीय सुई है तो केवल बल आघूर्ण लगता है, लेकिन अगर हम कोई लोहे की छड़ ले लें तो उस पर बल आघूर्ण के साथ परिणामी बल भी लगता है। यानी चुंबकीय सुई रख दें तो केवल वो ऐसे ऐसे घूमेगी, लेकिन लोहे की कील रख दें तो घूमेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, दोनों बातें होंगी। तो ऐसा क्यों होता है ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि एक क्षेत्र एक समान हो केवल तभी चुंबक पर कोई बल नहीं लगता। ध्यान दीजिए, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तब चुंबक पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन बल आघूर्ण लगेगा। तो इसीलिए चुंबकीय सुई घूमती है। परंतु छड़ चुंबक के कारण कील पर एक असमान क्षेत्र आरोपित होता है। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक पर कोई बल नहीं लगता है, परंतु जब हम छड़ चुंबक की बात करते हैं तो छड़ चुंबक के कारण कील पर असमान क्षेत्र आरोपित होता है, जिसके कारण कील में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है, अतः इस पर परिणामी बल भी लगता है और बल आघूर्ण भी। तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी कील की बात करते हैं तो वहाँ पर असमान मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन हम चुंबकीय सुई को जब रखते हैं तो वहाँ पर केवल एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र केवल रहेगा तो केवल बलाघूर्ण होगा, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र असमान हो जाएगा तो हमारा बल के साथ साथ बलाघूर्ण के साथ साथ बल भी लगेगा। अतः इस पर परिणामी बल भी लगता है और बलाघूर्ण भी। परिणामी बल आकर्षण बल होता है, क्योंकि कील में प्रेरित द्विध्रुव दक्षिण ध्रुव माना, जिसमें प्रेरित उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा चुंबक के अधिक निकट होता है।
तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जो परिणामी बल है वो आकर्षण वाला होगा। क्यों आकर्षण वाला होगा? क्योंकि कील में प्रेरित दक्षिण ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, उसमें प्रेरित उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा चुंबक के अधिक निकट होगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई चुंबक हमने इस तरह रख दिया, ये चुंबक हमने रखा और इसके पास ये कोई कील रख दी गई, तो मान लीजिए कि इस चुंबक में इस तरह से ये नॉर्थ पोल है इधर, और इधर ये साउथ पोल बन जाए, इस तरह बना लें। ये कोई चुंबक है, चुंबक, और यहाँ पर कोई कील रख दें, ये कील रखी है। तो मान लीजिए ये नैन पोल है, इधर यस पोल है, तो ये यस पोल है तो इसमें ये यन पोल उत्पन्न होगा, इधर यस पोल उत्पन्न होगा। तो यन और यस अपोजिट, जैसे चार्ज एक दूसरे को खींचते थे वैसे ही अपोजिट पोल एक दूसरे को खींचेंगे, इसलिए जो बल होगा परिणामी बल वो आकर्षण का होगा। इसको ध्यान देना। अब देखिए अगला क्या है, सी वाला विकल्प हमारा कह रहा है कि क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरॉयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी कीजिए। क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यह आवश्यक नहीं है। यह तभी सत्य होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। अगर चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा तभी यह सत्य होगा। टोरॉयड या अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए ऐसा नहीं होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ध्यान दीजिए कि अगर अनंत लंबाई की सोलिनॉइड है, जिसको हम टोरॉयड भी बोलते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब दो ध्रुव का होना आवश्यक नहीं है। तो क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास के एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टोरॉयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक नहीं है। यह तभी आवश्यक होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। तो रिजल्टेंट अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर शून्य नहीं है तभी उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का होना जरूरी है। टोरॉयड या इसी को अनंत लंबाई की परिनालिका कहते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं होता। अब अगला डी विकल्प देखते हैं। डी विकल्प में देखिए कह रहा है डी जो है पॉइंट कह रहा है, दो एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें ए और बी दी गई हैं जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है, यह ज्ञात है, पर कौन सी है यह ज्ञात नहीं है। यानी दो छड़ें हैं, उनमें से कोई एक में चुंबकत्व है और ये नहीं पता कि उन दोनों में से किस में चुंबकत्व है। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक? और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो यह कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सी है? आपको छड़ों ए और बी के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ प्रयोग नहीं करनी, यानी उन छड़ों के अलावा कोई दूसरी चीज़ हमें नहीं लेना है। तो देखिए कह रहा है कि चुंबकों के अलग अलग सिरों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कीजिए। यदि किसी चुंबकों के अलग अलग सिरों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कीजिए। यदि किसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो तो दोनों छड़ें चुंबकित हैं। यदि हमेशा आकर्षण बल ही लगे तो उनमें से एक छड़ चुंबकित नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन चुंबकित है और कौन चुंबकित नहीं है? तो ये पता हमको चल गया कि अगर दोनों चुंबकित होंगे तो कभी न कभी प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन एक चुंबकित है तो केवल आकर्षण बल लगेगा। यह देखने के लिए कि कौन सी छड़ चुंबकित है, एक छड़ ए मान लीजिए और इसका एक सिरा नीचे कीजिए, पहले दूसरी छड़ बी के सिरे के पास लाइए और फिर बीच में। अगर आप पाएँ कि बी के बीच में छड़ ए आकर्षण बल का अनुभव नहीं करती तो बी चुंबकित है,
और यदि आप पाएं कि सिरे पर और बीच में आकर्षण बल बराबर हैं तो छड़ ए चुंबकित है। तो ए और बी में कौन चुंबकित है, ये अगर हमको पता लगाना है तो कह रहा है कि यह देखने के लिए कि कौन सी छड़ चुंबकित है। एक छड़ ए मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि छड़ ए है और इसका एक सिरा नीचे कीजिए, तो छड़ को ऐसे खड़ा खड़ा लटका देना है, एक सिरा नीचे हो जाएगा एक ऊपर। पहले दूसरी छड़ बी के सिरे के पास और फिर बीच में। तो अब क्या करना है कि सीधा सीधा खड़ा कर देना है ए छड़ को और बी के पहले किनारे लाना है और फिर बीच में लाना है। अगर आप पाएं कि बी के बीच में छड़ ए आकर्षण बल का अनुभव नहीं करती तो बी चुंबकित है। तो अगर हम ए वाली छड़ को सीधा सीधा खड़ा करके बी के बीच में लाएं मध्य में और आकर्षण का बल का अनुभव ना हो तो बी चुंबकित है। और यदि आप पाएं कि सिरे पर और बीच में आकर्षण बल बराबर है तो छड़ ए चुंबकित है। तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे, ये चीज़ भी हम लोग समझ लिए कि छड़ ए और बी में से कौन सी चुंबकित है। अब आगे आ जाता है स्थिर वैद्युत अनुरूप, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।